हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम कवर करेंगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं प्रीएम्बल के, प्रीएम्बल में जितने भी टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका मीनिंग क्या है, प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, और क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले प्रीएम्बल आया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद कई कंट्री इंडिया को मिलाकर इसको उन्होंने प्रैक्टिस में डाला। अब प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस है। प्रीफेस वो होता है जो बुक के पहले लिखा जाता है कि ये बुक क्यों लिखी गई या किस बारे में लिखी गई। तो इस सेम तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है, उसके क्या आइडियल्स है, इसके बारे में प्रीएम्बल बताता है। इसमें प्रीएम्बल में समरी या एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल क्या कंटेन करता है, ये प्रीएम्बल में उसका एसेंस दर्शाता है। इसी बारे में एमिनेंट ज्यूरिस्ट नानी पालकीवाला ने क्या कहा कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है, नानी पालकीवाला ने कहा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किसने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, तो आंसर है नानी पालकीवाला। आगे चलते हैं। अब ये जो प्रीएम्बल है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपको याद होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो 1946 में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे मूव किया था। और इसमें क्या बताया गया था? इसमें ये बताया गया था कि फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का फंडामेंटल और फिलॉसफी क्या होगा, उसी चीज़ को अडॉप्ट किया गया हमारे प्रीएम्बल में। ठीक है, तो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर क्वेश्चन आए कि प्रीएम्बल किस पे बेस्ड है, तो प्रीएम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के पर। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आए कि किसने मूव किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब मूव किया? 13 दिसंबर 1946। तो अब इस प्रीएम्बल को अमेंड भी किया जा चुका है सिंगल टाइम, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कहीं भी प्रीएम्बल पूछा जाए कितनी बार अमेंड हुआ है, एक बार अमेंड हुआ है। कब अमेंड हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और क्या जोड़ा गया है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया है। अब आते हैं हम प्रीएम्बल को पढ़ते हैं, प्रीएम्बल आखिर है क्या। देखिए, प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो सॉवरिनिटी है, अल्टीमेट पर्सन कौन है, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? पीपल है। ये देखिए, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो प्रीएम्बल क्या बताता है आपको? सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है। दूसरा फिर क्या? हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी रिजोल्यूशन लिया है किस बात का? कि इंडिया को कैसे कंस्टिट्यूट करेंगे? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के तौर पे। तो इसने ये बता दिया कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। तो नेचर क्या है? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। इसके बाद आ जाते हैं एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। सारे सिटीजन को क्या सिक्योर करना है? सिक्योर करना है जस्टिस, कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस को प्रमोट करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, इस दिन को हम डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब 26 नवंबर क्या है? डेट ऑफ इनैक्टमेंट। तो चौथी इंग्रेडिएंट क्या है प्रीएम्बल का? प्रीएम्बल बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह माना जाता है। अब तो 4
इंग्रेडिएंट हो गए प्रियम्बल के, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेट ऑफ अडॉप्शन। 4 बातें हो गई। अब एक और ध्यान देने वाली बात है कि प्रियम्बल में क्वेश्चन आता है कि इन चारों का ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर क्या है? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, SSDR। ठीक है। नेक्स्ट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का ऑर्डर पूछा जाता है। तो ऑर्डर क्या है? पहले है जस्टिस, फिर है लिबर्टी और फिर है इक्वालिटी और लास्ट में है फ्रेटर्निटी। जस्टिस 3 प्रकार की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 प्रकार की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी 2 प्रकार की। और फ्रेटर्निटी तो ब्रदरहुड है, वो तो एक ही प्रकार की होगी। तो क्या हो गया? जली, JLE। और कितने नंबर्स हो गए? 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2, 1। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड्स जो प्रियम्बल में यूज़ हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला कीवर्ड यूज़ हुआ है सॉवरिन। तो सॉवरिन मतलब क्या है? सॉवरिन का मतलब ये है कि जो हमारा देश इंडिया है वो किसी भी कंट्री का ना तो डिपेंडेंसी है और ना ही डोमिनियन है, बल्कि वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक। अब ये डिपेंडेंसी कब थी इंडिया डिपेंडेंसी थी 15 अगस्त 1947 से पहले। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उससे पहले इंडिया डिपेंडेंसी थी किसकी थी? ब्रिटिश की। उसके बाद 1947 में जब हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी को 1955 में हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ, इस बीच हमारा देश क्या था? डोमिनियन था। ठीक। अब 26 जनवरी 1950 में ये प्रियम्बल के थ्रू ये कह दिया गया कि हमारा देश सॉवरिन है, यानी अब इंडिपेंडेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अब हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। हमारा देश इस बात को कोई भी अफेयर, अपना जो भी काम उसको है वो अपना काम करने के लिए एकदम फ्री है। नो अथॉरिटी अबव इट, फ्री टू कंडक्ट हिज ओन अफेयर। तो 2 तरीके के इसकी सॉवरिटी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरिटी से हम ये समझते हैं कि जो स्टेट है वो अपने बॉर्डर के अंदर अपने ऑर्डर को मनवाने का पावर रखता है। ठीक। यानी अगर उस स्टेट के अंदर, अगर भारत के अंदर कोई है तो उसे भारत के लॉज को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? एक्सटर्नल मतलब जो स्टेट है वो इंटरनेशनल फोरम में, किसी भी इंटरनेशनल फोरम के या फिर किसी अन्य स्टेट के अधीन ना हो, बल्कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूप से किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे रिप्रेजेंट करे। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि 1949 में इंडिया ने अपनी फुल मेंबरशिप डिक्लेयर कर दी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के लिए। और जब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि जनरली ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड है और इनके जो कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इंडिया ने जब इसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की तो इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो हेड है वो ब्रिटिश क्राउन है। तो इंडिया ने इनको भी एक्सेप्ट किया कि भाई ब्रिटिश क्राउन कॉमनवेल्थ के हेड है। तो इससे क्या हुआ? ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है यानी फुल मेंबरशिप वाला डिक्लेरेशन, इससे जो मेंबर्स हैं उन्हें ये शक हुआ कि हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो भी फ्री स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाए। और सिंस ये कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप थी ये फ्री विल पे थी, यानी आप जब चाहो जाओ और जब चाहो एग्जिट कर लो, तो इसलिए ये इंडिया की सॉवरेनिटी को कहीं भी असर नहीं डालती थी। लाइकवाइज इंडिया ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप लिया 1945 में, और ये भी किसी तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी पे लिमिटेशन नहीं है, नॉट अ लिमिटेशन, नो वे लिमिटेशन। अब नेक्स्ट की ये सॉवरिन स्टेट है तो इसके पास ये पावर आ गई है कि किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करे या फिर अपने जो टेरिटरी है वो किसी फॉरेन स्टेट को सीड कर दे, यानी अपनी टेरिटरी दे दे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं था, ये आया है 1976 में
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो जितने भी प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुए वो 42nd अमेंडमेंट से हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियम्बल में था नहीं तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था जो कि सोशलिस्ट कंटेंट से ही रिलेटेड है। इसका मतलब कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में सोशलिस्ट कंटेंट था, लेकिन छुपा हुआ था, साफ साफ नहीं लिखा था, तो क्या था, इम्प्लिसिट था। लेकिन अब 42nd अमेंडमेंट से एकदम साफ साफ लिख दिया गया कि सोशलिस्ट है, तो अब क्या हो गया है, एक्सप्लिसिट। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने खुद एक रेजोल्यूशन पास किया था 1955 में ही कि वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी स्टैब्लिश करेंगे और उस हिसाब से मेजर्स लेंगे। तो ये कब हुआ था, ये अवधि सेशन में हुआ था 1955 में। तो जो इंडिया का जो सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जबकि दूसरा एक और तरीके का सोशलिज्म है वो है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, पर हमारे यहाँ है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है ये कहता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी देश में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सबको नेशनलाइज कर दो, और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे अबॉलिश करके वो सबको बांट दो, ठीक है। लेकिन जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये ऐसा बात नहीं कहता है, ये कहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे अबॉलिश कर लो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, दोनों को साइड बाय साइड चलाएं। तो डिफरेंस है हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म के अंदर डिफरेंस है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम क्या है, तो एम है पॉवर्टी को एंड करना, क्योंकि अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों रहेंगे तो पब्लिक सेक्टर पॉवर्टी को एलिविएट करने में मदद करेगी, इग्नोरेंस को ख़त्म करना, डिसीजेस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को ख़त्म करना, ठीक है। तो इंडियन सोशलिज्म मार्क्सिज्म और गांधीइज्म का एक बढ़िया ब्लेंड है, और जिसमें गांधीयन सोशलिज्म की तरफ हम ज़्यादा लीनिंग है। तो गांधीयन और मार्क्सिज्म में मेन डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस यही है कि जो गांधीयन सोशलिज्म है वो सेंट्रल प्लानिंग के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जो प्लानिंग है वो विलेज लेवल पे हो, लेकिन मार्क्सिज्म का कहना था कि पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए, प्लस जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका रेगुलेशन होना चाहिए। तो इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस था, और हमारे यहाँ गांधीज़म सोशलिज्म को ज़्यादा माना गया। और उसके बाद आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का। इसने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया और ग्लोबलाइजेशन किया, जिससे कि बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आ सके। तो इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा सोशलिस्ट क्रेडेंशियल को डाइल्यूट होता हुआ देखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकुलर। जो सेकुलर शब्द है ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे जोड़ा गया है। लेकिन ना होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में क्या कहा था कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कोई भी डाउट नहीं है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है वो जानते थे कि हमारा स्टेट कैसा है, सेकुलर स्टेट है। अब ये कैसे पता चलता है, ये पता चला आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28। ये क्या देता है हमें, फंडामेंटल राइट देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। तो हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, प्रोफेस करें, प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए हमारा देश सेकुलर पहले से था, लेकिन 1946 में अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रियम्बल में भी ये बात जोड़ दी गई। अब ये जो सेकुलरिज्म है ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कहाँ दिया गया है, केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सेकुलरिज्म है ये कैसा सेकुलरिज्म है, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं है। निगेटिव कैसे होता है, निगेटिव तब होता है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में टोटल डाइवोर्स हो जाता है स्टेट और रिलीजन का, यानी स्टेट को किसी रिलीजन से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है।
सेम स्टेटस है सारे रिलीजन को, सेम सपोर्ट है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक शब्द का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक जो बेस्ड है वो बात बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी पे। इसका मतलब कि जितनी भी जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? पीपल के द्वारा है। इसका मतलब डेमोक्रेसी जैसे हमारे लोग जो है हमें इलेक्ट करते हैं, है ना, तो लोगों के पास पावर है कि वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, तो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर है। तो पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर किसके द्वारा होने, किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास होनी चाहिए। आगे देखते हैं, डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो लोग हैं वो अपनी सुप्रीम पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्टली, यानी जैसे स्विट्जरलैंड में है कि 4 तरीके के डिवाइसेस है, जैसे रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेबिसाइट हो गया। तो इस तरीके से वो लोग इसको अपने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें कोई भी लेजिस्लेशन प्रपोज किया जाता है कि भाई ये लॉ बनेगा, तो उसमें जो वहाँ के इलेक्टोरेट है यानी पर्सन्स है वो अपना डायरेक्ट वोट के द्वारा उस पर अपना चॉइस बताते हैं कि इसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा रेफरेंडम में क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर लॉ ला रही है, लेकिन इनिशिएटिव में जो लोग हैं, पीपल हैं, वो लॉ प्रपोज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि आप इस लॉ को बनाइए। इसके बाद आ जाता है रिकॉल का मेथड। रिकॉल क्या है? जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर है उनको वोटर्स उनके समय से पहले ही वापस बुला सकते हैं अगर उन्होंने अपनी अच्छे से ड्यूटी नहीं की। इसके बाद आ जाते हैं प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या है कि किसी पर्टिकुलर बात पे लोगों का ओपिनियन जानने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी बात हो, पब्लिक इम्पोर्टेंस की। जनरली ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी कौन सा एरिया कहाँ आना चाहिए, इस बारे में, इस तरीके के डिस्प्यूट में ये प्लेबिसाइट का यूज़ होता है। तो 4 तरीके हैं डायरेक्ट इलेक्शन के, प्लेबिसाइट हो गया, रिकॉल हो गया, इनिशिएटिव हो गया और रेफरेंडम हो गया। आगे चलते हैं अब इनडायरेक्ट इलेक्शन में। इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारे इंडिया में है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में एमपीज़ को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग एमपी को इलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये लोग गवर्नमेंट कैरी करते हैं, बनाते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का फंक्शनिंग करते हैं, साथ ही साथ लॉज बनाते हैं। इस तरीके की डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये भी 2 प्रकार की है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है। इंडिया में क्या है? इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि उसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को अपनी सारी पॉलिसीज़ और एक्शन के लिए। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव कौन है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्लस प्राइम मिनिस्टर उनके हेड। ये लेजिस्लेचर कौन है? पार्लियामेंट है, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको। अगर इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी एक्शन ला दी जो पार्लियामेंट को मंजूर नहीं है तो पार्लियामेंट क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाया जा सकता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इसके बाद आ जाते हैं और सारे क्या चीज़ हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। ये एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के कुछ इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस मतलब इसके कुछ लक्षण हैं। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों? क्योंकि अगर हर किसी को वोट देने का अधिकार मिलेगा तो लोगों के अंदर ये पावर होगी कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें इलेक्ट कर सके, तो ये डेमोक्रेटिक हुआ। पीरियोडिक इलेक्शन, अब हर 5 ईयर्स में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो लोगों के पास ये पावर है कि 5 ईयर के बाद वो अपने मेंबर को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें बदल सके, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक तरीका हुआ। रूल ऑफ लॉ, अब जो मेंबर इलेक्ट हुआ है उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो कुछ भी करे, उसे रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ेगा, खुद भी वो लॉ के ऊपर नहीं है, तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। इसके बाद आ जाते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कहीं भी ये मेंबर अगर रूल ऑफ लॉ को तोड़ते हैं तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो इस पर एक्शन लेगी,
डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हो गया ये। और एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, किसी भी बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो हर व्यक्ति को अपना ओपिनियन देने के लिए आज़ादी है, और इस आज़ादी के साथ ये एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। अब आ जाते हैं डेमोक्रेटिक शब्द प्रियम्बल में जो यूज़ हुआ है वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब कि हर पर्सन को वोट देने का अधिकार है, साथ ही इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है, खुद भी इलेक्ट होने का अधिकार है। तो इन सब के अलावा उसने सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी साथ में इंक्लूड किया। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है? वैसी डेमोक्रेसी जिसमें लोगों की लाइफ, जो वे ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कि उनकी जो इनकम है वो इनकी इम्प्रूव हो जाए, पॉवर्टी हट जाए, बहुत ज़्यादा वेल्थ एक पर्सन के पास ना हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक। तो ये जो डायमेंशन है कि इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने स्पीच में कहा था। उन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कभी भी टिक नहीं सकती जब तक उसके आधार पे सोशल डेमोक्रेसी ना हो, यानी बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कुछ है नहीं, ठीक। अब सोशल डेमोक्रेसी है क्या? इसका मतलब है एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज करता हो, और इसके अलावा ये जो प्रिंसिपल हैं जितने भी लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी को, इनको किसी भी सेपरेट आइटम की तरह ना ट्रीट किया जाए, इन्हें एक यूनियन की तरह ट्रीट किया जाए। यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सब साथ में है, अलग अलग नहीं है, और इन्हें साथ में ही इंश्योर करना है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि लिबर्टी को इक्वालिटी से नहीं किया जा सकता अलग, इक्वालिटी को लिबर्टी से नहीं किया जा सकता, ना ही लिबर्टी और इक्वालिटी को फ्रेटर्निटी से किया जा सकता। अब इसका कारण क्या है? मान लीजिए इक्वालिटी नहीं है और लिबर्टी है, अब सबको आज़ादी है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हैं तो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके बहुत ऊँचे ऊपर चले जाएंगे और बाकी सब लोग नीचे रह जाएंगे। तो इसका मतलब सुप्रीमेसी आ जाएगी कुछ लोगों की, ठीक है। फिर इसके बाद मान लीजिए अब दूसरी बात कि इक्वालिटी है, लिबर्टी नहीं है। अब हर कोई इक्वल है, लेकिन अब इसमें एक पर्सन ऐसा होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसके तो सारी पोटेंशियल ऐसी की ऐसी रखी रह जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर इक्वालिटी बिना लिबर्टी के है तो जितने भी इंडिविजुअल के अंदर जो इनिशिएटिव है, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो दब जाएंगे। तो कहने का मतलब ये तीनों साथ में हो तभी एक रियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो सकती है। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहता है कि एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर हो। इगैलिटेरियन मतलब जहाँ लोगों को इक्वल राइट्स मिले। तो इससे क्या होगा कि हर सिटीजन को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, और इसके साथ एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी, और उस सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ये सारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो कैसे है? वो इलेक्टेड है। तो कहीं भी अगर इलेक्टेड आ गया तो वो रिपब्लिक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी हमारे देश में है, इस तरीके की जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटीज़ हैं उन्हें दो तरीके में बांटा जा सकता है, या तो मोनार्की या तो रिपब्लिक। तो मोनार्की में क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक हेरिडिटरी पोजीशन एक्वायर करता है, यानी वो जिस फैमिली है उस फैमिली की वजह से वो उसे पोजीशन मिल रही है, और ये सक्सेशन के थ्रू और आगे जाती रहती है। यानी अगर क्वीन थी तो क्वीन के बाद उनका बेटा आया चार्ल्स III, तो ये ब्रिटेन में ये सिस्टम चलता है। चार्ल्स III अभी ब्रिटेन के किंग है। तो ये हो गए मोनार्की। और दूसरा जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में क्या है? जो हेड ऑफ स्टेट है वो हमेशा इलेक्टेड होते हैं। अब ये इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है जैसे कि US में होता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है जैसे कि हमारे इंडिया में होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अब जो टर्म रिपब्लिक हमारे प्रियम्बल में यूज़ हुआ है, तो ये दर्शाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कैसे हैं? वो इलेक्टेड हैं, ठीक है।
और वो कौन है? हेड ऑफ स्टेट है। इसके अलावा कि वो जो इलेक्टेड है वो कितने समय के लिए है? फिक्स पीरियड 5 ईयर के लिए है। तो इससे ये दर्शाया जाता है दो चीज़। पहला कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो कहाँ पे है? लोगों के हाथ में, क्योंकि पीपल है जो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं और ये 5 ईयर के लिए इलेक्ट कर रहे हैं। 5 ईयर के बाद फिर लोगों के हाथ में ये आ जाएगा। इसके अलावा कि जितनी भी पॉलिटिकल सॉवरेंटी है वो लोगों के अंदर है, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि ब्रिटेन में किंग के अंडर रहती थी। दूसरा कि कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं है। जैसे ब्रिटेन में जो क्वीन का पूरी फैमिली है वो एक प्रिविलेज क्लास है। वो कुछ करें ना करें उनकी आगे की पीढ़ियाँ रूल करती जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब इक्वल है। सारे पब्लिक ऑफिसेस जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हर सिटीजन को ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसी वजह से आज जो हमारी प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हमारे यहाँ मोनार्की होती तो एक ही जो परिवार है वो रूल करता, लेकिन अब हमारी जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? कोई भी कॉमन पर्सन हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। सो नेक्स्ट जो टर्म है वो है जस्टिस। प्रियम्बल में 3 तरीके के जस्टिस दिए गए हैं। पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये जितने भी जस्टिस है तीनों तरीके के, इसको इंश्योर करने के लिए कि ऐसे जस्टिस हों, इसलिए फंडामेंटल राइट लाया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाई गई। फंडामेंटल राइट आपके पॉलिटिकल जस्टिस को कवर करती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को कवर करती है। अब आ जाते हैं कि सोशल जस्टिस होता क्या है। सोशल जस्टिस मतलब कि हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले बिना किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के। जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, इन सब पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का, कोई अगर अपर कास्ट है तो उनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेज का एब्सेंस होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, सबको समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यही है सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस में एक बात और आ जाती है कि जो लोअर लोग हैं, जो बहुत ही शोषित है, उनको अपलिफ्ट भी किया जाए। क्या किया जाए? अपलिफ्ट किया जाए। जैसे कि जो बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन सी है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, थोड़ा वुमेन भी डिप्रेस्ड है, तो इन सब के जो कंडीशंस हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक जस्टिस पे। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि लोगों को इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। ठीक है, इसका मतलब कि जो वेल्थ है, इनकम है, प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी ना आए कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा रिच है तो एक पर्सन को खाने को नहीं है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है इसे रिड्यूस करना है, इसे और कम करना है। इनकम हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, वेल्थ हो गई, ये सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ताकि लोगों को एक फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल सके। तो जो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिक जस्टिस है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल जस्टिस पे। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट हो, इक्वल एक्सेस हो पॉलिटिकल ऑफिस का, इक्वल वॉइस हो। इसका मतलब हर कोई एक वोट दे और उस वोट का वैल्यू भी इक्वल हो। इसका मतलब अगर कोई पर्सन छोटा है उसका फाइनेंशियल स्टेटस या सोशल स्टेटस है, तब भी उसके एक वोट की वैल्यू 1 होगी, और कोई रिच पर्सन है उसकी भी एक वोट की वैल्यू 1 होगी, यानी इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट होगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा। और इसके साथ साथ कोई भी पर्सन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसके पास राइट टू बी इलेक्टेड है, यानी खुद तो इलेक्ट कर सकता है वोट देके, खुद को भी इलेक्ट करा सकता है, यानी इलेक्शन में खड़ा होने का अधिकार। तो इसे पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। अब ये जो जस्टिस के तीनों फॉर्म हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से। तो अगर पूछा जाए जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। अब आ जाते हैं लिबर्टी पे। लिबर्टी जो टर्म यूज़ हुआ है उसका मतलब है कि आपके पास हर काम करने की स्वतंत्रता हो और उसमें कहीं भी रेस्ट्रेन ना हो, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन,
यानी आपको किसी चीज़ के लिए रोका ना जाए, ताकि जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी है, उसे डेवलप करने की एक फुल अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लिबर्टी शब्द हमेशा लाइसेंस शब्द से अंतर है इसका। तो लाइसेंस क्या है? लाइसेंस ये है कि आपको जो मन कर रहा है आप वो करो, ठीक है, कोई रोक नहीं है। तो टोटल जब एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन होता है तो हो जाता है लाइसेंस। और लिबर्टी क्या है कि रेस्ट्रेन, उसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रेन लग सकता है। इसका मतलब कि अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप कुछ भी करोगे तो सामने वाले का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। तो लिबर्टी ऐसे दी जाती है कि आप अपना अधिकार इस्तेमाल करो, लेकिन सामने वाले के अधिकार को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे सामने वाले का नुकसान ना हो। अब लिबर्टी और लाइसेंस में एक अंतर जैसे आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपको एक मोटरसाइकिल चलानी है, तो अब ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपके पास अगर लिबर्टी है, या फिर आपके पास हो सकता है लाइसेंस हो। लाइसेंस ये ड्राइविंग लाइसेंस वाला लाइसेंस नहीं, ये जिस लाइसेंस की हम लोग अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लाइसेंस है, इसका मतलब आप किसी भी तरीके से गाड़ी चलाओ, तो ऐसा तो हम अलाउ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरीके से तेज़ गाड़ी चलाओ, डेंजरस तरीके से चलाओ, तो सामने वाले पर्सन जो आ रहा है उसकी डेथ हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है, तो ये तो अलाउड नहीं है। तो आपको क्या अलाउड है? आप मोटरसाइकिल चलाओ विद इन रूल्स ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो लिबर्टी है आपको। अब आप कहेंगे कि ये रूल्स हैं, हमें तो लिबर्टी नहीं है। नहीं, यही लिबर्टी है। हर लिबर्टी में जो रेस्ट्रेन होता है, एकदम टोटल रेस्ट्रेन का एब्सेंस नहीं होता कि आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रोक है, जैसे रूल्स के तौर पे है मोटरसाइकिल में। अगर कोई भी रूल्स नहीं रहेगा तो वो बन जाएगा लाइसेंस। कोई भी अगर आपके ऊपर रेस्ट्रेन नहीं रहेगा, और कोई भी रेस्ट्रेन नहीं रहेगा, तो आप सामने वाले की जो लिबर्टी है और जो सामने वाले की लाइफ है उसके लिए आप खतरा बन जाएंगे। सो हमारे यहाँ क्या है, लिबर्टी टर्म का यूज़ हुआ है। तो लिबर्टी का मतलब कि कोई रेस्ट्रेन आपकी एक्टिविटीज़ पे नहीं रहेगा, और आपको एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप कर सके। अब प्रियम्बल किस किस बात की लिबर्टी देता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, आप जो सोचना है सोचिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक, अब यही सारे जो प्रियम्बल ने लिबर्टी दी है, इसे फंडामेंटल राइट के थ्रू इसको इन्फोर्सेबल बना दिया है। थॉट, एक्सप्रेशन, ये सब हमारे आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट में प्रोटेक्टेड है। बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये राइट टू रिलीजन, जो फंडामेंटल राइट रिलीजन का है, उसमें प्रोटेक्टेड है। तो जो लिबर्टी है प्रियम्बल में, वो बहुत ज़रूरी है इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ये लाइसेंस शब्द से बिल्कुल अलग है, जैसे कि हमने बता दिया। ठीक है, कुछ तो लिमिटेशन होंगी ही होंगी जो भी आप कार्य कर रहे हैं। तो लिबर्टी जो प्रियम्बल द्वारा या फंडामेंटल राइट द्वारा दी गई है, तो लिबर्टी मतलब एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं, बल्कि क्वालिफाइड। इस क्वालिफाइड मतलब कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो कि रीजनेबल हैं उन्हें लगाया जा सकता है। अब ये आइडिया जो लिबर्टी का, इक्वालिटी का, फ्रेटर्निटी का, कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये नारा ही था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी। इक्वालिटी सबसे हम क्या समझते हैं? इक्वालिटी मतलब कि किसी भी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। स्पेशल प्रिविलेज का एब्सेंस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये अपर कास्ट का पर्सन है तो इसे जो है किसी चीज़ में छूट दे दी जाए और लोअर कास्ट को नहीं दिया जाए। ठीक है, या फिर ये पब्लिक ऑफिसर्स हैं तो इनको छूट दे दिया जाए और लोगों को ना दिया जाए। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस तरीके के स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। इक्वालिटी यही कहता है। इसके अलावा इक्वालिटी कहता है कि लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के अपने आप को डेवलप करने के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब इक्वालिटी हो गई दो तरीके की। पहला है नेगेटिव इक्वालिटी और दूसरा है पॉजिटिव इक्वालिटी। नेगेटिव मतलब कि किसी के पास कोई स्पेशल अधिकार नहीं है। पॉजिटिव क्या है कि जो लोग हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने आप को डेवलप कर सके।
तो प्रियम्बल सारे सिटीजन को इक्वालिटी देता है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये 3 तरीके के डायमेंशन कवर करते हैं, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब कौन कौन से प्रोविज़न हैं जो आपको दिखाते हैं कि इक्वालिटी आपको मिल रही है? तो पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15 में दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 16 में दिया गया है कि लोगों को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इस तरह आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, साथ ही साथ इसको एक ऑफेंस बनाता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। तो ये जो सारे प्रोविज़न हैं ये इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं। अब 2 ऐसे प्रोविज़न हैं जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं। पहला है कि किसी भी व्यक्ति को इनएलिजिबल नहीं बनाया जाएगा सिर्फ इस आधार पे कि वो किसी रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है या सेक्स का है। और किस बात के लिए इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा? कि उनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में आए कि ना आए। इसका मतलब कि कोई पर्सन अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है, सेक्स का है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे वो इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए इनएलिजिबल नहीं होगा। बेसिकली एक इलेक्टोरल रोल एक लिस्ट होती है जिसमें वोटर्स का नाम होता है और इस वोटर में हर पर्सन को अधिकार है कि वो इस वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाए और किसी भी तरीके की इनएलिजिबिलिटी ना हो रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के आधार पे। दूसरा है आर्टिकल 326, यानी जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा को, स्टेट असेंबलीज को, वो हो अडल्ट सफरेज के बेसिस पे। अडल्ट सफरेज मतलब प्रत्येक 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है उसे राइट टू वोट है। तो इस तरीके से जब हर इंसान को वोट देने का राइट है, मतलब सिटीजन्स को राइट है, हर सिटीजन को वोट देने का राइट है और वोट देने के राइट में किसी प्रकार का रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर होती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इंश्योर होती है। नेक्स्ट टर्म है फ्रेटर्निटी, ये लास्ट टर्म है। फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारा, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रमोट करता है सिंगल सिटीजनशिप के द्वारा, यानी पूरे देश के लोग एक सिंगल सिटीजनशिप के अंडर कवर्ड हैं। इसका मतलब उन लोगों में एक ब्रदरहुड है। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A ये भी बोलता है कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? कि वो हार्मनी को प्रोटेक्ट करे, यानी जो आपसी सौहार्द है उसे प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को प्रोटेक्ट करे, और इन सब को प्रोटेक्ट करने में कोई भी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी को बीच में ना आने दे। इन सब को ट्रांसेंड करते हुए, पार करते हुए हार्मनी और ब्रदरहुड को इस्टेब्लिश करें। अब प्रियम्बल ये भी डिक्लेयर करता है कि फ्रेटर्निटी का 2 पर्पस है। क्या करना? एश्योर करना डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की डिग्निटी इंश्योर करना, और दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक, तो ये जो टर्म इंटीग्रिटी शब्द है ये जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। प्रियम्बल में सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन है कि इंटीग्रिटी कब जोड़ा गया, या फिर सोशलिस्ट कब जोड़ा गया, या फिर सेकुलर कब जोड़ा गया, सबका एक ही जवाब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर KM मुंशी ने कहा, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। इन्होंने कहा कि जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना सिर्फ मटेरियल बेटरमेंट की बात करता है और एक डेमोक्रेटिक सेटअप मेंटेन करता है, इसके अलावा ये रिकॉग्नाइज करता है कि हर एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो सीक्रेट है और उसे बचा के रखना पड़ेगा। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, तो ये कुछ प्रोविजन से हाईलाइट किए गए हैं कि कैसे डिग्निटी मेंटेन की जाएगी लोगों की, जो कि फंडामेंटल राइट में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में है, ये वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ये कहता है कि हर सिटीजन जो इंडिया का सिटीजन है उसकी एक ड्यूटी होगी कि वो जितने भी प्रैक्टिसेस हैं जो कि वुमेन के खिलाफ, वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ डेरोगेटरी है, यानी
हार्मफुल हैं और बहुत ही गलत हैं उसको रिनाउंस कर दे यानी छोड़ दे। और हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे और अपहोल्ड करे सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया टर्म है, इसने बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन दोनों को इंक्लूड किया है। साइकोलॉजिकल मतलब कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके मन में भी कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी अलगाववादी सोच ना हो। और दूसरी टेरिटोरियल डायमेंशन मतलब कि जो हमारा टेरिटरी है वो किसी भी एक्सटर्नल इन्वेशन से बचा रहे। ठीक, तो आर्टिकल 1 कहता है हमारा कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब देखिए, टेरिटोरियल डायमेंशन की बात की गई तो यहाँ आर्टिकल 1 से यही पता चलता है कि किसी भी स्टेट को सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। सिसीड मतलब कि अपने आप को यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर लेने का। यानी अगर कोई पंजाब स्टेट है तो वो ये नहीं कह सकता कि अब हम इंडिया में नहीं रहेंगे, अब हम बाहर रहेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो जो हमारा यूनियन है वो कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर। ठीक है, तो एक बात कहा जाता है हमारे बारे में कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है हमारे यहाँ और इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है हमारे यहाँ। इसके बाद ये इन सब का एक ही एम है। वो एम क्या है कि नेशनल इंटीग्रेशन में जो भी हर्डल्स आ रही हैं उन्हें हटाया जा सके। और क्या क्या हर्डल्स है, जैसे कम्युनिज्म है यानी रिलीजन के बेस्ड पे बहुत ज़्यादा भेदभाव। फिर रीजनलिज्म है यानी रिलीजन के साथ साथ अब दूसरा आ गया कि रीजन के बेस्ड पे, जैसे साउथ और नॉर्थ का थोड़ा बहुत चलता रहता है। कास्ट के आधार पे, अपर कास्ट लोअर कास्ट, लिंग्विज्म के आधार पे, जैसे कि साउथ में हिंदी के इम्पोजिशन का विरोध होता है। सेशनिज्म के आधार पे, जैसे कि खालिस्तान की डिमांड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये यूनियन ऑफ इंडिया बना है और इसमें इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ को अपने अंदर समाहित करता है, इम्बडी करता है। ठीक, अब ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी हैं, मोरल भी हैं, रिलीजियस भी हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनके जो विज़न है, जो कि बहुत ग्रैंड और नोबल विज़न है, उसको ये कंटेन करता है। और ये दिखाता है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लिया था, उनके ड्रीम्स क्या थे, उनके एस्पिरेशन कैसे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके हिसाब से ये एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने कहा कि जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्रेस करता है जो हमने सोचा और उसके बारे में ड्रीम किया था बहुत लंबे समय से। यानी द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इसके बाद के एम मुंशी जी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उनका कहना था कि प्रियम्बल इज़ द होरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये होरोस्कोप है हमारे देश का। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा होरोस्कोप है हमारे देश का प्रियम्बल, के एम मुंशी ने। ठीक है, नेक्स्ट पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। इन्होंने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है वो बहुत ही प्रीशियस पार्ट है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, की है, ज्वेल है, और यही एक प्रॉपर यार्डिस्टिक है। यार्डिस्टिक मतलब एक क्राइटेरिया है जिसके द्वारा हम ये मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अर्नेस्ट बार्कर, नेक्स्ट सर अर्नेस्ट बार्कर ने, जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो प्रियम्बल के ऑथर्स हैं उनको बहुत ही ग्लोइंग ट्रिब्यूट दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि उनके पॉलिटिकल विजडम को देखते हुए उन्होंने ग्लोइंग ट्रिब्यूट दिया था। उन्होंने प्रियम्बल को कहा कि ये की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है। तो किसने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। ठीक, कौन की नोट है, प्रियम्बल। इसके बाद ये इतना ज़्यादा इस प्रियम्बल से प्रभावित हो गए थे, मूव्ड हो गए थे कि इन्होंने इस प्रियम्बल को अपनी पॉपुलर बुक, जिसका नाम है
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इसमें शुरुआत में ही कोट कर दिया था। इसके बाद आते हैं एम हिदायतुल्लाह, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये एम हिदायतुल्लाह के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये एकमात्र चीफ जस्टिस थे जो कि कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट का रोल इन्होंने डिस्चार्ज किया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि प्रियम्बल रिजेंबल करता है इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिक्लेरेशन को। ठीक है, लेकिन ये डिक्लेरेशन से बढ़ के हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है जो हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी के पैटर्न को बताता है। ये हमारे सॉलम रिजॉल्व को बताता है, यानी जो हमने सोचा है, जो हमने डिटरमाइन किया है कि हमें ये कार्य करना है, और जिसे कोई भी नहीं बदल सकता एक्सेप्ट कोई रिवॉल्यूशन आ जाए, कोई क्रांति आ जाए उसे छोड़ के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एक सवाल कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो बेरूबरी यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन के जनरल पर्पस को बताता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके माइंड का ये की है। कौन की है? प्रियम्बल। और अगर कोई भी टर्म्स किसी भी आर्टिकल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसमें एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं है, या फिर उस टर्म के दो से अधिक मीनिंग है, यानी मोर देन वन मीनिंग है, एक या एक से अधिक मीनिंग है, तो अगर उस मीनिंग को पता लगाने के लिए इंटरप्रिटेशन किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उस इंटरप्रिटेशन में असिस्टेंस लिया जा सकता है, यानी मदद ली जा सकती है। किसकी मदद ली जा सकती है? जो भी ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल के अंदर है उनकी मदद ली जा सकती है। इस रिकग्निशन के बावजूद कि प्रियम्बल का इतना इम्पोर्टेंस है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी के केस में ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस, जो बताता है कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो सबसे पहले केशवानंद भारती ने रिजेक्ट कर दिया अर्लियर ओपिनियन किसके? बेरूबरी वाले केस के, उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस, और इसे रीड और इंटरप्रेट करना चाहिए। यानी इसे जब रीड करा जाए, जब इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए कोर्ट के द्वारा, तो उसको जो भी ग्रैंड एंड नोबल विजन है प्रियम्बल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, उनको ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल्स हैं, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो उसको इन द लाइट ऑफ विजन्स जो कि प्रियम्बल में दिया गया है, इसका मतलब उसे कन्फॉर्मिटी में होना चाहिए प्रियम्बल से। LIC ऑफ इंडिया केस में सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के और सारे पार्ट की तरह जो प्रियम्बल है उसे भी इनैक्ट ही किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो बस इसे कब इनैक्ट किया गया था? जब सारी कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गए थे, तो एट द लास्ट इसे इनैक्ट किया गया था। तो अब लास्ट क्यों इनैक्ट किया गया था? इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन जाए तो उस हिसाब से प्रियम्बल आए, ताकि प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मिसमैच ना हो। इसीलिए तो क्या, इन कन्फॉर्मिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब प्रियम्बल को फॉरवर्ड करते समय वोट्स के लिए जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन इज़ दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और इस मोशन को अडॉप्ट कर लिया गया। तो इसीलिए जो करंट ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का है वो कि प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के माइंड ओपिनियन जो उस समय वो सोच रहे थे उसके कंसोनेंस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो चीज़ लेकिन नोट कर लेनी चाहिए प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ना ही ये लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर एक प्रोहिबिशन है। इसके बाद ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब कि इसके जो प्रोविजंस है उसे कोर्ट में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में जो लिखा है उसे इन्फोर्स कराया जाए। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में ये क्वेश्चन उठा कि क्या
आर्टिकल 368 के अंदर प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो ये अर्ज किया गया यानी आर्ग्यू किया गया कि प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पिटिशनर ने कहा कि जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल 368 में, उसे बेसिक एलिमेंट या फिर फंडामेंटल फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के उनको डैमेज करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्होंने कहा कि जो ये ओपिनियन बेरुबरी यूनियन केस में दिया गया था ये रॉन्ग है। तो प्रियम्बल क्या है? पार्ट है। और उन्होंने कहा प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ बेसिक फीचर। बेसिक फीचर क्या है? वो फीचर्स हैं जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन अपने मूल रूप में रह ही नहीं सकता है। तो वो फीचर्स जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुछ बेसिक फीचर्स केशवानंद भारती केस में बताए गए थे, उसके बाद अलग अलग केसेस में बेसिक फीचर बताए गए थे। तो उन सारे बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक एलिमेंट या फिर फंडामेंटल फीचर है उनको अल्टर नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के अंदर। इसका मतलब जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक फीचर है उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। बेसिक फीचर जैसे जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक फीचर है। कहाँ कहा गया था? ये SR बोम्मई के केस में कहा गया था। तो कोर्ट ने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है, एडिफाइस है, वो किस पे बेस्ड है? बेसिक एलिमेंट जो प्रियम्बल में दिया गया है। और अगर कोई भी एलिमेंट को हटाया गया तो स्ट्रक्चर सरवाइव नहीं करेगा और जो पहले सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह जाएगा, उसकी आइडेंटिटी सेम नहीं रह जाएगी। इसका मतलब कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आधार पे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनके आधार पे हमारा स्ट्रक्चर है। अगर उन आधारों को चेंज किया गया तो समझ लीजिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया गया। तो अमेंडिंग पावर को ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता कि वो पार्लियामेंट के पास इतना पावर दे दे कि वो सारे फंडामेंटल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिटी के ले ले। अगर पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई कि वो बेसिक फीचर को अमेंड कर सके तो वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक फीचर बदला और बाकी सब चीज़ सेम भी रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो नेचर बदल जाएगा। इसीलिए बेसिक फीचर को नहीं बदल सकते। बाकी अगर क्वेश्चन है कि प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर है यस। फिर पूछेंगे कि फिर क्या नहीं अमेंड कर सकते, आंसर है बेसिक फीचर, जो भी प्रियम्बल में है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है सब। आगे चलते हैं। प्रियम्बल को सबसे पहली और आखिरी बार 1976 में अमेंड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, और ये अमेंडमेंट को वैलिड माना गया। हमारा कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रियम्बल में कब सोशलिज्म जोड़ा गया या सेकुलरिज्म जोड़ा गया या इंटीग्रिटी जोड़ी गई, तो 42nd अमेंडमेंट।